जब सबसे क्रूर विश्वासघात ने सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी राधा देवी का जीवन पूरी तरह से तबाह कर दिया, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी जवानी में छोड़ दिया था, वह करोड़पति बनकर उन्हें घोर गरीबी से बचाने के लिए वापस आएगा। 45 साल के बलिदान और ईमानदार काम से भरे विवाह के बाद इस बुजुर्ग जोड़े ने सब कुछ खो दिया था। उनका घर, उनकी बचत और यहां तक कि उनकी गरिमा भी। जब जिन बच्चों को उन्होंने इतने प्यार से पाला था, उन्हीं ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें गांव के एक सुनसान घर में बेघर लोगों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया। लेकिन नियति ने उनके जीवन की सबसे भावुक मुलाकात तब तैयार की थी जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी। आप जो कहानी सुनने वाले हैं वह आपको आंसू बहाने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह साबित करती है कि सच्चे माता पिता का प्यार समय, दूरी और जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। 72 वर्षीय सुरेश और 68 वर्षीय राधा ने अपना पूरा जीवन राजस्थान के शांत गांव शांति गांव में विनम्र किसानों के रूप में काम करते हुए बिताया था। उन्होंने 5 बच्चों को हिंदू संस्कारों के साथ पाला और उन्हें वह शिक्षा और अवसर देने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया जो उन्हें कभी नहीं मिले थे। हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी जारी रखने से पहले लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। लेकिन एक बात थी जो इस जोड़े ने अपने 5 बच्चों में से किसी को कभी नहीं बताई थी। शादी से पहले जब राधा देवी केवल 17 साल की थीं, तब उनका एक और आदमी से एक बच्चा हुआ था जिसने उन्हें उस कठिन समय की परिस्थितियों और सामाजिक दबाव के कारण छोड़ दिया था। वे उस नवजात शिशु को गोद देने के लिए मजबूर हुए। सुरेश, जो पहले से ही राधा देवी से प्यार करते थे, ने उनके अतीत को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उस खोए हुए बेटे के बारे में फिर कभी बात नहीं की। अब जिन बच्चों को उन्होंने पाला था, उनके इतने सालों के दुख और उपेक्षा के बाद नियति उन्हें उस व्यक्ति से फिर से मिलाने वाली थी जिसकी उन्हें सबसे कम उम्मीद थी। उनका पहला बेटा, जिसे उन्होंने दशकों पहले दे दिया था, जो भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बन गया था। सुरेश शर्मा ने अपना पूरा जीवन खेतों में काम करने के लिए समर्पित कर दिया था। 14 साल की उम्र से वह गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जी प्रताप सिंह की जमीन पर सुबह से शाम तक काम करते थे। 58 सालों तक वह एक भी दिन काम से गैर हाजिर नहीं हुए। वह हमेशा सबसे पहले पहुंचते और सबसे आखिर में जाते थे। उनकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी कि सेठ जी प्रताप सिंह उन्हें मुख्य घर की चाबियां भी सौंप देते थे। सुरेश हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे, ठंडे पानी से नहाते थे, अपनी काली चाय और जलेबी खाते थे जिसे राधा देवी इतने प्यार से उनके लिए बनाती थीं, और 2 किमी चलकर खेत पर जाते थे जहां वह 12 घंटे तक तेज धूप में मवेशियों की देखभाल और मक्का की खेती करते थे। राधा देवी शांति गांव में सबसे मेहनती और दयालु महिला थीं जिसे कोई भी जानता था। वह सुबह 3 बजे उठकर ताजी रोटियां बनाती थीं जिन्हें वह सुबह होने से पहले घर घर बेचती थीं। उस पैसे से वह अपने बच्चों और सुरेश के नाश्ते के लिए जरूरी चीजें खरीदती थीं। बाद में वह नदी में दूसरों के कपड़े धोने में लग जाती थीं। अपनी पीठ पर भारी बंडल ढोती थीं जिससे सालों बाद उन्हें भयानक दर्द होने लगा। दोपहर में वह गांव की महिलाओं के लिए कपड़े सीलती थीं और रात में अपने 5 बच्चों को स्कूल के कामों में मदद करती थीं, हालांकि उन्हें मुश्किल से पढ़ना आता था। उनका विवाह पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। उन्होंने तब शादी की थी जब सुरेश 24 साल के थे और राधा देवी 20 साल की थीं। शांति गांव के छोटे श्री कृष्ण मंदिर में एक साधारण लेकिन सच्चे प्यार से भरी शादी में 45 सालों तक उन्होंने कभी एक दूसरे से कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा, कभी गुस्सा होकर नहीं सोए और हमेशा अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ दिया। जब उनके 5 बच्चे राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और सबसे छोटे रोहन का जन्म हुआ, तो उन्होंने कसम खाई कि इन बच्चों को वे सभी अवसर मिलेंगे जो उन्हें कभी नहीं मिले। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो बलिदान किए वे वीरतापूर्ण थे। उन्होंने अपनी इकलौती गाय बेच दी जब राजेश को इंटरमीडिएट पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। राधा देवी ने अपने सुंदर कमर तक लंबे बाल कटवाकर बेच दिए जब मनोज शहर में ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स का अध्ययन करना चाहता था। सुरेश ने प्रीति की विश्वविद्यालय की पढ़ाई का भुगतान करने के लिए 3 साल तक दोगुनी शिफ्ट में काम किया, जो एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी विनम्र घर को गिरवी रख दिया ताकि आशा नर्सिंग का अध्ययन कर सके, और जब छोटे रोहन ने संख्याओं के प्रति प्रतिभा दिखाई तो उन्होंने अपने शादी के गहने भी बेच दिए ताकि उसे जयपुर में अकाउंटेंसी का अध्ययन करने के लिए भेज सकें। लेकिन जीवन ने उनके लिए सबसे दर्दनाक विश्वासघात तैयार किया था जो माता पिता अनुभव कर सकते हैं। जब 5 बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ली और अच्छी नौकरियां पालीं, तो धीरे धीरे वे उन लोगों को भूलने लगे जिन्होंने उनके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। राजेश दिल्ली चला गया
और केवल त्योहारों पर ही उनसे मिलने आता था। हमेशा जल्दी में और हमेशा ज्यादा देर न रुकने के बहाने बनाता था। मनोज ने अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप खोली और अपने माता पिता की सादगी से शर्मिंदा था। कभी भी उन्हें अपनी पत्नी की पारिवारिक सभाओं में आमंत्रित नहीं करता था। प्रीति, जिसने शहर के एक शिक्षक से शादी की थी, जब उसके नए दोस्त उसके परिवार के बारे में पूछते थे तो ऐसे दिखावा करती थी जैसे उसके माता पिता का अस्तित्व ही न हो। आशा, जो एक निजी अस्पताल में काम करती थी, अपने सहकर्मियों से कहती थी कि उसके माता पिता मर चुके हैं ताकि उसे अपनी गरीबी के बारे में न बताना पड़े। और रोहन, सबसे छोटा, जिसने बेंगलुरु की एक कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया था, उसने अपना उपनाम बदलने की हद तक चला गया क्योंकि उसे शर्मा कहने में शर्म आती थी। साल बीतते गए और सुरेश और राधा देवी के लिए बुढ़ापा आ गया, उनके किसी भी बच्चे के साथ या समर्थन के बिना। सुरेश को इतने सालों के भारी काम के कारण गंभीर गठिया हो गया था और वह पहले की तरह काम नहीं कर पा रहे थे। राधा देवी को हल्का स्ट्रोक हुआ था जिसने उनके शरीर के बाईं ओर को प्रभावित किया था। उनकी काम का माम की बात ही, 3 साथी, निसाथी, थोड़ी सी बचत दवाइयों और डॉक्टरों के परामर्श का भुगतान करते करते खत्म हो गई थी। जिस घर में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था वह टूट रहा था और उनके पास उसकी मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। तभी उनके जीवन का सबसे भयानक आघात आया। राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और रोहन कई सालों में पहली बार एक साथ अपने माता पिता के घर आए। राधा देवी यह सोचकर भावुक हो गईं कि आखिरकार उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने आए हैं, लेकिन सच्चाई बहुत अलग थी। वे उन्हें यह बताने आए थे कि वे अब उस घर में नहीं रह सकते क्योंकि यह परिवार के लिए एक शर्म की बात थी। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने जमीन एक निर्माण कंपनी को बेचने का फैसला किया है और उन्हें जाना होगा। पिताजी, माँ, उन्होंने ठंडेपन से कहा, आप दोनों अकेले रहने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। हमने फैसला किया है कि आपके लिए वृद्धाश्रम जाना सबसे अच्छा है। हम पहले 6 महीनों की मासिक फीस का भुगतान करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। सुरेश और राधा देवी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या सुन रहे थे। उनके अपने बच्चे उन्हें अपनी घर से निकाल रहे थे ताकि जमीन बेचकर पैसे आपस में बांट सकें। लेकिन बच्चों, राधा देवी ने आंसू बहाते हुए विनती की, यह हमारा घर है, तुम यहीं पैदा हुए थे, हमने तुम्हें यहीं इतने प्यार से पाला था, भावुक मत बनो। प्रीति ने रूखेपन से जवाब दिया, सच्चाई यह है कि इस घर की कीमत है और हमें अपने बच्चों के लिए इस निवेश की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अब हमारी बारी है अपनी जिंदगी जीने की। बहस तेज और क्रूर होती गई। बच्चों ने उन्हें यह ताना मारा कि वे अब किसी काम के नहीं हैं, कि वे परिवार पर बोझ हैं, कि उनके पोते पोतियां इतने गरीब दादा दादी होने पर उनका मजाक उड़ाते थे। राजेश ने यहां तक कह दिया, पिताजी, आप कभी एक अच्छे कमाने वाले नहीं थे। माँ, आप कभी पैसे का प्रबंधन करना नहीं जानती थीं। आपकी गलती के कारण हमारा बचपन अभावों से भरा था। सुरेश, जिसने 72 सालों में कभी आवाज नहीं उठाई थी, क्रोध से कांपते हुए खड़े हो गए। अकृतज्ञ, उन्होंने टूटे हुए दिल से चिल्लाया, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। हमने अपने शादी के गहने भी बेच दिए ताकि तुम पढ़ सको। मैंने अपनी पीठ तोड़ने तक काम किया ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जिसकी तुम्हें जरूरत थी, और तुम हमें ऐसे चुकाते हो। रोहन, सबसे छोटा, जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था, सबसे क्रूर था। आपने वही किया जो आपको माता पिता के रूप में करना था। किसी ने आपसे हीरो बनने के लिए नहीं कहा। सच्चाई यह है कि अब हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हम आपको हमेशा के लिए बोझ नहीं बना सकते। उसी हफ्ते वकील बिक्री के कागजात लेकर आए। सुरेश और राधा देवी को पता चला कि उनके अपने बच्चों ने सालों पहले घर को अपने नाम कर लिया था, जब उन्होंने उन्हें कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था जो कथित तौर पर पारिवारिक विरासत की रक्षा के लिए थे। उन्हें उनके अपने बच्चों ने धोखा दिया था। बिक्री पहले ही हो चुकी थी और उनके पास ठीक 1 हफ्ता था उस घर को खाली करने के लिए जहां वे 45 साल से रह रहे थे। बेदखली का दिन उनके जीवन का सबसे भयानक दिन था। राधा देवी ने अपनी कुछ चीजें 2 पुराने सूटकेस में पैक कीं, जबकि वह लगातार रो रही थीं। उनकी शादी के कपड़े, पारिवारिक तस्वीरें, सुरेश द्वारा सगाई के दौरान लिखे गए पत्र, सब कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि जगह नहीं थी। सुरेश ने आखिरी बार घर के हर कोने का दौरा किया। वह आंगन जहां उनके बच्चे खेलते थे, वह रसोई जहां राधा देवी हर सुबह रोटियां बनाती थीं, वह छोटा कमरा जहां उनके 5 बच्चे पैदा हुए थे। गांव के पड़ोसी सुरेश और राधा देवी के बच्चों की क्रूरता से नाराज थे। सबसे पुरानी पड़ोसी दादी जानकी ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहते थे।
दुकान के मालिक लाला किशन ने उन्हें अपने व्यवसाय में काम करने की पेशकश की, लेकिन सुरेश में पहले की तरह काम करने की ताकत नहीं थी। हमारी चिंता मत करो, सुरेश ने पड़ोसियों से गरिमा के साथ कहा। भगवान हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। वह अपने वफादार बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। राधा देवी ने हर पड़ोसी को गले लगाकर विदा किया, उन्हें दोस्ती और प्यार के सभी सालों के लिए धन्यवाद दिया। हमारे लिए प्रार्थना करो, उन्होंने उनसे कहा, और हमारे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि उन्हें हमारी तुलना में ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत होगी। अपने 2 सूटकेस और बचे हुए कुछ रुपयों के साथ सुरेश और राधा देवी शांति गांव की धूल भरी सड़कों पर चले, यह नहीं जानते हुए कि कहां जाना है। उनके पास अब घर नहीं था, परिवार नहीं था, उम्मीद नहीं थी। सुरेश अपनी गठिया के बावजूद दोनों सूटकेस ढो रहे थे, क्योंकि वह अपनी पत्नी को कोई भारी सामान ढोने की अनुमति नहीं देंगे। राधा देवी अपनी लाठी के सहारे चल रही थीं और अपने पैरों के दर्द की शिकायत न करने की कोशिश कर रही थीं। वे घंटों तक दोपहर की चिलचिलाती धूप में चले। वे उस राजमार्ग तक पहुंचे जो पास के गांव प्रेमनगर तक जाता था, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वे एक कीकर के पेड़ की छाया में बैठ गए आराम करने और यह तय करने के लिए कि वे क्या करेंगे। सुरेश, राधा देवी ने कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए और बच्चों द्वारा प्रस्तावित वृद्धाश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी, सुरेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं उन अकृतज्ञों से भीख मांगने से बेहतर सड़क पर मरना पसंद करूंगा। तभी राजमार्ग से एक पुराना ट्रक गुजरा, जिसमें खेतों से लौटते हुए मजदूर लदे थे। चालक 60 वर्षीय नेक दिल वाले रामलाल भैया ने बुजुर्ग जोड़े को पेड़ के नीचे अपने सूटकेस के साथ बैठे देखा और रुक गए। क्या आपको कहीं जाना है? उन्होंने विनम्रता से पूछा। सुरेश ने अपनी स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। बिना शर्मनाक विवरणों में जाए। रामलाल भैया गहराई से भावुक हो गए। देखो, उन्होंने कहा, मैं एक जगह जानता हूं जहां तुम अस्थायी रूप से रह सकते हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छत और दीवारें हैं। यह थोड़ा दूर है, लेकिन खुले में सोने से बेहतर है। रामलाल भैया उन्हें गड्ढों और पत्थरों से भरे एक कच्चे रास्ते पर ले गए। 30 मिनट के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो दुनिया से भूली हुई लग रही थी। एक पुरानी रेलवे स्टेशन जो दशकों से सुनसान पड़ी थी। रेल की पटरियां जंग लगी हुई थीं और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। स्टेशन मास्टर का केबिन आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें अभी भी छत और 3 पूरी दीवारें थीं। तुम यहां तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें जरूरत हो, रामलाल भैया ने उनसे कहा। इन रास्तों पर कोई नहीं आता। कुछ ही मीटर की दूरी पर एक कुआं है और छत से पानी नहीं टपकता। यह कोई महल नहीं है, लेकिन कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। सुरेश और राधा देवी ने उनकी दया के लिए अनंत धन्यवाद दिया। यह उनके बच्चों के विश्वासघात के बाद उन्हें मिला पहला सच्चा परोपकारी कार्य था। स्टेशन पर वह पहली रात उनके 45 साल के विवाह में सबसे उदास और अकेली थी। वे सीमेंट के फर्श पर एक दूसरे को गले लगाकर सोए, अपने कुछ कपड़ों को गद्दे और कंबल के रूप में इस्तेमाल करते हुए। राधा देवी चुपचाप रो रही थीं, यह सोचकर कि जीवन भर के काम और बलिदान के बाद वे इस स्थिति में कैसे पहुंच गए थे। सुरेश उन्हें कान में फुसफुसाते हुए सांत्वना दे रहे थे। मेरी प्यारी, याद रखना कि भगवान उन्हीं की ज्यादा परीक्षा लेता है जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यह सिर्फ एक परीक्षा है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। पहले कुछ दिनों के दौरान उन्होंने सुनसान स्टेशन के हर कोने की खोज की। मुख्य संरचना आश्चर्यजनक रूप से ठोस थी। उसमें पुरानी लकड़ी की बेंचों के साथ एक बड़ा प्रतीक्षालय, जंग लगे धातु के डेस्क के साथ स्टेशन मास्टर का कार्यालय और एक पिछला कमरा था जो निश्चित रूप से प्रभारी का निवास स्थान रहा होगा। उस कमरे में उन्हें एक पुराना लेकिन मजबूत लोहे का बिस्तर, एक कीड़ा लगी लकड़ी की मेज और दरवाजों के बिना एक अलमारी मिली। सबसे अजीब बात यह थी कि स्टेशन मास्टर के कार्यालय में एक ताला लगा धातु का फाइलिंग कैबिनेट था जो कई सालों से बंद लग रहा था। सुरेश ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। उन्हें पिछले कमरे के फर्श में एक दरवाजा भी मिला जो एक तहखाने की ओर जाता था, लेकिन वह दशकों से कीलों से जड़े तख्तों से ढका हुआ था। राधा देवी ने पिछले कमरे को अपनी सीमित चीजों से जितना हो सके साफ किया। उन्होंने वर्षों की धूल को टहनियों से बनी एक कामचलाऊ झाड़ू से बुहारा। उन्होंने कुएं के पानी और अपनी आखिरी कुछ रुपयों से खरीदी हुई साबुन का उपयोग करके मिली हुई बिस्तर की चादरें धोईं। धीरे धीरे उन्होंने उस सुनसान जगह को घर जैसा कुछ बनाना शुरू कर दिया। सुरेश ने अपने हाथों से जो कुछ भी ठीक कर सकते थे उसे ठीक करने में जुट गए। उन्होंने ढीले तख्तों को कील से जड़ा, दीवारों में मिट्टी और पत्थरों से छेद बंद किए, कुएं को साफ किया ताकि पानी ज्यादा साफ निकले। अपनी गठिया के बावजूद वह सुबह से शाम तक काम करते थे।
क्योंकि वह अपनी पत्नी को सारा प्रयास करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे। रातें सबसे मुश्किल थीं। बिना टीवी, बिना रेडियो, बिना किसी मनोरंजन के उनके पास समय बिताने के लिए केवल उनकी यादें और उनकी प्रार्थनाएं थीं। राधा देवी सुरेश को अपनी जवानी की कहानियां सुनाती थीं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थीं। सुरेश उन्हें वे लोकगीत सुनाते थे जो उन्होंने अपनी जवानी में गांव की त्योहारों में काम करते समय सीखे थे। क्या तुम्हें याद है जब राजेश ने अपने पहले कदम उठाए थे? राधा देवी ने पूछा। तुमने उसे चलते हुए देखने के लिए खेत से दौड़ लगाई थी? हाँ, मुझे याद है, सुरेश ने जवाब दिया। मैंने सारी फसल वैसे ही छोड़ दी थी और सेठ जी प्रताप सिंह मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। हमारा बेटा देखना ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इन सुखद पलों को याद करने के बाद वे दोनों चुप हो जाते थे और उन्हीं बच्चों की अकृतज्ञता के बारे में सोचते रहते थे। एक रात जब वे सोने से पहले एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने 45 सालों से किया था, राधा देवी ने सुरेश से कहा, मेरे प्यार, एक बात है जो मैंने तुम्हें अपने पहले बेटे के बारे में कभी नहीं बताई, जो तुम्हें जानने से पहले हुआ था। सुरेश चुप रहे, उनके जारी रखने का इंतजार करते रहे। जब मैंने उसे गोद दिया था, उन्होंने कहा, एजेंसी की महिला ने मुझसे कहा था कि एक बहुत अमीर भारतीय परिवार उसे बेहतर जीवन देने के लिए मुंबई ले जाएगा। तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? सुरेश ने धीरे से पूछा। क्योंकि मैंने हमेशा उसके लिए प्रार्थना की है, राधा देवी ने जवाब दिया। और अब जब हम इतने अकेले हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वह अलग होता, शायद वह हमारी बुढ़ापे में हमारी देखभाल करता। मेरे प्यार, सुरेश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, उस लड़के का अपना जीवन है। हमने 5 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। हम कल्पनाओं पर जीवित नहीं रह सकते। लेकिन उसी रात, बिना उन दोनों में से किसी को भी पता चले, नियति उनके जीवन की सबसे असाधारण मुलाकात तैयार कर रही थी। हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में एक शानदार हवेली में 53 वर्षीय अर्जुन शर्मा कपूर अपनी जैविक मां को खोजने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रख रहे थे। अर्जुन को जन्म के केवल 3 दिन बाद 1 करोड़पति भारतीय परिवार राजेश और मीना कपूर द्वारा गोद लिया गया था। कपूर दंपत्ति को बच्चे नहीं हो सकते थे और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से एक भारतीय बच्चे को गोद लेने का फैसला किया था। अर्जुन उन सभी विशेषाधिकारों के साथ बड़ा हुआ जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। सबसे अच्छे स्कूल, दुनिया भर में यात्रा, हार्वर्ड में विश्वविद्यालय की शिक्षा और फिर स्टैनफोर्ड में व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री। 30 साल की उम्र में अर्जुन ने अपनी खुद की तकनीक कंपनी शुरू की थी जो बैंकिंग उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी सॉफ्टवेयर का आविष्कार करने के बाद अरबपति बन गई। 40 साल की उम्र में वह पहले ही भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। 50 साल की उम्र में उन्होंने $500 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली थी। लेकिन उस सारी सफलता के बावजूद उन्हें हमेशा अपने दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस होता था। राजेश और मीना कपूर 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गए थे और अर्जुन दुनिया में पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसके कोई भाई बहन नहीं थे, कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। उसकी एकमात्र संगति उसका काम और उसकी असीम संपत्ति थी। तभी उसने फैसला किया कि उसे अपनी जैविक परिवार को खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसने जिस निजी जासूस इंस्पेक्टर शर्मा को काम पर रखा था, वह अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। अर्जुन को इंस्पेक्टर शर्मा को 80 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा था, लेकिन वह गोद लेने के सभी दस्तावेजों का पता लगाने में सफल रहा था। मूल प्रमाण पत्र में कहा गया था कि उसकी जैविक मां का नाम राधा देवी था और वह राजस्थान राज्य में रहती थी। श्री कपूर, इंस्पेक्टर शर्मा ने उसी रात फोन पर उनसे कहा था, मेरे पास आपकी जैविक मां के बारे में बहुत विशिष्ट जानकारी है। उन्होंने 1978 में सुरेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी और वे अपना पूरा जीवन शांतिगांव नामक गांव में रहे। आपको गोद देने के बाद उनके 5 बच्चे हुए। अर्जुन का दिल पहले कभी न हुआ तेज धड़कने लगा। जीवन भर यह सोचने के बाद कि उसकी मां कौन थी, आखिरकार उसे जवाब मिल गए थे। क्या वे जीवित हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, वे जीवित हैं, इंस्पेक्टर शर्मा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि उनकी वर्तमान स्थिति बहुत अनिश्चित है। मेरी जांच के अनुसार उन्हें कुछ हफ्ते पहले उनके अपने बच्चों ने उनके घर से बेदखल कर दिया था और अब वे बेघर लोगों की तरह रह रहे हैं। अर्जुन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या सुन रहा था। उसके जैविक माता पिता जीवित थे, लेकिन वे गरीबी में रह रहे थे, जबकि वह करोड़ों रुपये में तैर रहा था। तुरंत मेरे लिए एक निजी विमान तैयार करो, उसने अपने निजी सहायक को आदेश दिया। मैं अभी भारत जा रहा हूं। उसी सुबह अर्जुन अपने निजी जेट से मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी।
वहां उसने शांतिगांव तक तेजी से पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। पूरी उड़ान के दौरान वह पुनर्मिलन के क्षण की कल्पना करना बंद नहीं कर पा रहा था। क्या वे उसे पहचानेंगे? क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? वह उन्हें कैसे समझाएगा कि वह बेटा था जिसे उन्होंने 53 साल पहले गोद दिया था? जब वह शांतिगांव पहुंचा तो सबसे पहले उसने गांव की मुख्य दुकान में सुरेश शर्मा और राधा देवी के बारे में पूछा। दुकानदार लाला किशन उन नामों को सुनकर बहुत दुखी हुए। हे भगवान, उन्होंने कहा, उन दंपत्ति की क्या नियति थी? वे इस गांव के सबसे अच्छे और मेहनती लोग थे, लेकिन उनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया ताकि जमीन बेच सकें। क्या आप जानते हैं कि वे अब कहां हैं? अर्जुन ने तुरंत पूछा। कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं, लाला किशन ने जवाब दिया। लेकिन रामलाल भैया ही थे जिन्होंने उन्हें गांव से बाहर ले गए थे। वह टावरों के खेत में रहते हैं, उत्तर की ओर 10 किमी दूर। अर्जुन ने रामलाल भैया को खेत में काम करते हुए पाया। जब उसने उन्हें समझाया कि वह सुरेश और राधा देवी की तलाश कर रहा है तो रामलाल भैया बहुत भावुक हो गए। कितना अच्छा है कि किसी को उन नेक दंपत्ति की याद आई, उन्होंने चिल्लाया। मैंने उन्हें पुराने रेलवे स्टेशन पर ले गया था क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसी और को मत बताना कि वे कहां हैं, क्योंकि बहुत बुरे लोग हैं जो उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। सुनसान स्टेशन तक का रास्ता मुश्किल और धूल भरा था। अर्जुन किराए की गाड़ी में जा रहा था। हर बीतते पल के साथ ज्यादा घबरा रहा था। 53 सालों से उसने इस पल का सपना देखा था, लेकिन अब जब वह इतना करीब था तो उसे पता नहीं था कि क्या कहना है या कैसे व्यवहार करना है। क्या उसके जैविक माता पिता उसे अस्वीकार कर देंगे? क्या वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे? क्या वे नाराज होंगे क्योंकि उसकी जिंदगी विशेषाधिकारों से भरी थी जबकि वे पीड़ित थे? जब वह आखिरकार सुनसान स्टेशन पर पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आधी टूटी हुई संरचना, जंग लगी पटरियां, हर जगह झाड़ियां देखीं। यह मानना असंभव था कि कोई ऐसी डेजोलेट जगह में रह रहा हो। वह धीरे धीरे मुख्य केबिन की ओर बढ़ा और पिछले कमरे से आती हुई आवाजें सुनी। वह दरवाजे के पास गया और एक बूढ़ी महिला को जोर से प्रार्थना करते हुए सुना। हे मां दुर्गा, आप जो सभी भारतीयों की माता हैं, कृपया हमारे पहले बेटे की रक्षा करें। जहां भी वह हो, उसे स्वास्थ्य दें, उसे खुशी दें, और यदि यह आपकी इच्छा है तो हमें उसे जानने दें इससे पहले कि आप हमें अपने पास बुलाएं। अर्जुन ठिठक गया। वह महिला उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी जैविक मां, जिसे वह नहीं जानता था, 50 से ज्यादा सालों के अलगाव के बाद उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसने अंदर हलचल सुनी और फिर दरवाजे की ओर आते हुए धीमी कदमों की आवाज सुनी। जब दरवाजा खुला तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, पतला, सफेद बालों वाला, और जीवन भर के काम से हाथों पर कठोर निशान थे। उसकी नीली आंखें अर्जुन की आंखों जैसी थीं। शुभ दोपहर साहब, सुरेश ने विनम्रता से कहा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अर्जुन अपने जैविक पिता का चेहरा जीवन में पहली बार देखकर अवाक रह गया। मैं सुरेश शर्मा और राधा देवी की तलाश कर रहा हूं, उसने आखिरकार कहा। हम ही हैं, सुरेश ने उत्सुकता से जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। उसी पल राधा देवी अपने पति के पीछे दिखाई दी। वह एक छोटी महिला थीं जिसके सफेद बाल चोटी में बंधे थे, विनम्र लेकिन साफ कपड़े पहने हुए थीं। उनकी भूरी आंखें अर्जुन की आंखों के समान थीं। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, जवान आदमी? राधा देवी ने विनम्रता से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। राधा देवी जी, उसने भावना से भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूं। मैं वह बेटा हूं जो आपको 17 साल की उम्र में हुआ था। मैं वह बच्चा हूं जिसे आपने 53 साल पहले गोद दिया था। इसके बाद जो खामोशी छाई वह बहरा करने वाली थी। राधा देवी ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और अर्जुन को ऐसे घूरने लगीं जैसे वह कोई भूत देख रही हों। सुरेश ने जो कुछ सुना था उसे समझने की कोशिश करते हुए आंखें छोटी कर लीं। यह नहीं हो सकता, राधा देवी ने फुसफुसाया। यह सच नहीं हो सकता। हाँ, यह सच है मां, अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार उस शब्द का उपयोग करते हुए कहा। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा हूं। मेरे पास गोद लेने के सभी दस्तावेज हैं, मेरे पास तारीखें हैं, मेरे पास नाम है। राधा देवी जोर से कांपने लगीं। उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे और उन्हें गिरने से बचने के लिए सुरेश का सहारा लेना पड़ा। मेरे बेटे, उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या यह सच में तुम हो? क्या तुम सच में मेरे पहले बेटे हो? अर्जुन धीरे धीरे पास आया और अपने बटुए से एक पुरानी और पीली पड़ी तस्वीर निकाली। क्या आप इस तस्वीर को पहचानती हैं मां?
राधा देवी ने कांपते हाथों से तस्वीर ली। यह एकमात्र तस्वीर थी जो उन्होंने अपनी गर्भावस्था के समय से बचाई थी। वही तस्वीर जो उन्होंने गोद लेने वाली एजेंसी को दी थी, ताकि उनके बेटे को पता चले कि उनकी मां जवानी में कैसी दिखती थी। हे भगवान, हे भगवान, राधा देवी चिल्लाईं। यह मेरा बेटा है सुरेश, ये मेरा बेटा है। और वह अर्जुन की बाहों में गिर पड़ी, ऐसे रोते हुए जैसे वह अपने जीवन में कभी नहीं रोई थी। सुरेश भी पास आए और तीनों एक दूसरे को गले लगाकर मिले। यह एक पिता और मां द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे भावुक पुनर्मिलन था। मुझे माफ कर दो बेटे, राधा देवी ने फुसफुसाया। मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए माफ कर दो। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम इतने गरीब थे, इतने युवा थे। मैंने सोचा था कि यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। माफ करने की कोई बात नहीं मां, अर्जुन भी रोते हुए जवाब दे रहा था। आपने मुझे बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया। आपके बलिदान के कारण मैं पढ़ाई कर सका, बड़ा हो सका। जो मैं आज हूं वह बन सका। वे घंटों तक सुनसान स्टेशन के पुराने बिस्तर पर बैठे बातें करते रहे। अर्जुन ने उन्हें मुंबई में अपने बचपन के बारे में बताया, अपने गोद लेने वाले माता पिता के बारे में जो मर चुके थे, अपनी सफल कंपनी के बारे में, उस सारी दौलत के बारे में जो उसने जमा की थी। सुरेश और राधा देवी ने उन्हें अन्य 5 बच्चों के बारे में बताया, काम और बलिदान के जीवन के बारे में, हाल ही में हुए विश्वासघात के बारे में जिसने उन्हें बेघर कर दिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सौतेले भाइयों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, अर्जुन ने नाराजगी से कहा। आपके द्वारा उनके लिए किए गए सभी बलिदानों के बाद उन्हें इतनी कठोरता से मत आंको मेरे बेटे, राधा देवी ने जवाब दिया। वे भी तुम्हारे भाई बहन हैं। शायद किसी दिन वे समझेंगे कि उन्होंने क्या किया। जब रात हुई, अर्जुन जा नहीं सका। वह अपने जैविक माता पिता के साथ सीमेंट के फर्श पर सो गया, उनसे लिपटा हुआ जैसे वह बच्चा जो वह कभी नहीं बन पाया। वह करोड़पति था, उसके पास 3 देशों में हवेलियां थीं, लेकिन उस रात एक सुनसान स्टेशन में सोते हुए वह अपने पूरे जीवन में सबसे खुश था। अगले दिन बहुत सुबह अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माँ, आप इस जगह पर एक दिन भी और नहीं रहेंगे। मैं आपकी देखभाल करूंगा जैसे आप मेरी देखभाल करते, अगर आप मुझे अपने पास रख पाते। ओह मेरे बेटे, राधा देवी ने जवाब दिया, हम अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं कि आप पर बोझ बने। आप कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं बनेंगे। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया। इसके विपरीत आप भगवान द्वारा मुझे दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। कृपया मुझे उन सभी सालों की भरपाई करने दें जो हमने एक साथ खो दिए। उसी सुबह 3 लग्जरी गाड़ियां सुनसान स्टेशन पर पहुंची। अर्जुन ने कुछ फोन किए थे और अपने माता पिता को स्थानांतरित करने के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। लेकिन जाने से पहले कुछ अजीब हुआ। राधा देवी को उस जंग लगे धातु के फाइलिंग कैबिनेट की ओर खिंचाव महसूस हुआ जिसे वे कभी नहीं खोल पाए थे। मेरे बेटे, उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या तुम मुझे यह कैबिनेट खोलने में मदद करोगे? मुझे हमेशा यह जानने की उत्सुकता रही है कि अंदर क्या है। अर्जुन एक बहुत मजबूत आदमी था और उसने जंग लगे ताले को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। जब उसने दराजें खोली तो उन्हें रेलवे स्टेशन के संचालन के समय के दर्जनों पुराने दस्तावेज मिले, लेकिन उन सभी कागजात के बीच एक पीला पड़ा लिफाफा था जिस पर बहुत पुरानी लिखावट में लिखा था, राधा देवी के लिए, यदि वह कभी अपनी जड़ों को खोजने के लिए वापस आती है। तीनों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। यह कैसे संभव था कि उस सुनसान जगह पर राधा देवी के नाम का लिफाफा हो। उन्होंने बहुत सावधानी से लिफाफा खोला और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र पाया जो नीली स्याही में था, जो अब फीकी पड़ रही थी। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी पोती राधा देवी, यदि तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि भगवान ने आखिरकार तुम्हें इस जगह पर वापस ला दिया है। मैं तुम्हारा दादा रामलाल वात्सल हूं, वही जो इस स्टेशन का 40 साल तक स्टेशन मास्टर रहा। जब तुम्हारे पिता गांव छोड़कर चले गए और हमारा तुमसे संपर्क टूट गया तो मैंने तुम्हारी पारिवारिक विरासत के सभी कागजात यहां छुपाने का फैसला किया। पत्र जारी रहा। इस स्टेशन के तहखाने में वह सारा सोना है जो तुम्हारे परदादा अभय वात्सल राजस्थान की प्राचीन खानों से लाए थे। 3 खेतों के दस्तावेज भी हैं जो हमारे थे और कभी दावा नहीं किए गए। वह सब तुम्हारा अधिकार है मेरी प्यारी पोती। मैं अब बहुत बूढ़ा हूं उसका आनंद लेने के लिए, लेकिन तुम्हें गरिमा के साथ जीने का अधिकार है जिसकी तुम हकदार हो। अर्जुन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या सुन रहा था। उसे न केवल अपने जैविक माता पिता मिले थे, बल्कि एक पारिवारिक विरासत भी उनका इंतजार कर रही थी। हमें तुरंत उस तहखाने को खोलना होगा, उसने उत्साहित होकर कहा। तीनों ने फर्श के दरवाजे को ढकने वाले तख्तों को उठाया। जब अर्जुन एक टॉर्च के साथ नीचे उतरा
तो उसे एक भूमिगत कमरा मिला जो दशकों से सील था। केंद्र में एक बहुत पुराना लेकिन अच्छी तरह से संरक्षित लकड़ी का संदूक था। जब उसने उसे खोला तो टॉर्च की रोशनी सैकड़ों सोने के सिक्कों, प्राचीन गहनों और मोम से लिपटे कानूनी दस्तावेजों के ढेर पर पड़ी। हे भगवान, अर्जुन ने नीचे से चिल्लाया, यहां तो एक भाग्य है। राधा देवी और सुरेश धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे, बहुत सावधानी से। जब उन्होंने संदूक की सामग्री देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोने के सिक्के असली थे, पुराने समय के। गहने, हार, झुमके और कंगन थे जिनमें असली कीमती पत्थर जड़े थे। लेकिन सबसे मूल्यवान दस्तावेज थे राजस्थान और गुजरात में स्थित 1000 हेक्टेयर से ज्यादा के 3 खेत जो कभी बेचे या दावा नहीं किए गए थे। मां, अर्जुन ने राधा देवी से कहा, आप कोई गरीब और परित्यक्त बूढ़ी महिला नहीं हैं। आप एक बहुत अमीर महिला हैं जिसे एक रानी की तरह जीने का अधिकार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राधा देवी ने सोने के सिक्कों को छूते हुए जवाब दिया, जैसे वे एक सपना हो। हम पूरी जिंदगी गरीब रहे और पता चला कि यह विरासत हमारा इंतजार कर रही थी। उन्होंने सारा खजाना तहखाने से निकाला और अर्जुन की गाड़ियों में रख दिया। अर्जुन ने फोन पर जिस प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ को काम पर रखा था, उसने अनुमान लगाया कि विरासत का कुल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये था। अर्जुन की संपत्ति के साथ मिलकर शर्मा वात्सल परिवार पूरे राजस्थान के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया था। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। जब वे सुनसान स्टेशन से निकलने वाले थे तो 5 लग्जरी कारें पहुंची। उनसे राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और रोहन उतरे। सुरेश और राधा देवी के 5 अकृतज्ञ बच्चे। पिताजी, मां। राजेश चिंता का दिखावा करते हुए चिल्लाया, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। हमें बताया गया कि आप यहां रह रहे थे। हम आपको घर ले जाने आए हैं। प्रीति ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हमने सोच विचार किया और महसूस किया कि हमने गलती की थी। मनोज लग्जरी गाड़ियों के पास आया और सभी संदूक और सूटकेस देखे। और यह सब क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। यह साहब कौन है? आशा ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए पूछा। अर्जुन ने बहुत दृढ़ता से अपना परिचय दिया। मैं अर्जुन शर्मा कपूर हूं और मैं आप सबका बड़ा भाई हूं। मैं वह पहला बेटा हूं जो मेरी मां राधा देवी को मेरे पिताजी सुरेश से मिलने से पहले हुआ था। 5 भाई बहन अवाक रह गए। उन्होंने कभी यह कहानी नहीं सुनी थी। बड़ा भाई कैसे? रोहन ने भ्रमित होकर पूछा। राधा देवी ने उन्हें किशोर गर्भावस्था, गोद लेने और अभी अभी हुए पुनर्मिलन की पूरी कहानी समझाई। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कौन सी विरासत? 5 ने एक ही समय पर पूछा। अर्जुन ने उन्हें कुछ सोने के सिक्के और खेतों के दस्तावेज दिखाए। राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और रोहन की आंखें लालच से चमक उठीं। पिताजी, मां। राजेश ने पाखंडी मुस्कान के साथ कहा, कितना अच्छा है कि आपको वह विरासत मिली। हम आपको उस सारे पैसे का प्रबंधन करने में मदद करेंगे। नहीं, सुरेश ने ऐसी दृढ़ता के साथ जवाब दिया जो उन्होंने कभी नहीं दिखाई थी। आपने अपना फैसला तब लिया जब आपने हमें घर से निकालकर जमीन बेचने का फैसला किया था। अब हमने अपना फैसला ले लिया है। लेकिन पिताजी, प्रीति ने विनती की, हम आपके बच्चे हैं। हमें उस विरासत का अधिकार है। आपने उस अधिकार को तब छोड़ दिया जब आपने हमसे कहा था कि हम बोझ हैं और हमने अपना जीवन जी लिया है। राधा देवी ने गरिमा के साथ जवाब दिया। बहस और तेज होती गई। 5 अकृतज्ञ भाई बहन पारिवारिक विरासत में अपना हिस्सा मांग रहे थे। उन्होंने कानूनी मुकदमों, सार्वजनिक घोटालों, अपने बूढ़े माता पिता के जीवन को असंभव बनाने की धमकी दी। तभी रामलाल भैया गांव के अन्य किसानों के साथ दिखाई दिए। क्या ये वही अकृतज्ञ बच्चे हैं जिन्होंने सुरेश जी और राधा देवी जी को उनके घर से निकाल दिया था? रामलाल भैया ने नाराजगी से पूछा। किसानों ने धमकी भरे अंदाज में 5 भाई बहनों को घेरना शुरू कर दिया। इस गांव में हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनमें से एक ने कहा, और आप शर्मा परिवार के लिए एक शर्म की बात है। अगर तुम तुरंत यहां से नहीं गए, रामलाल भैया ने धमकी दी, तो हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि तुम किस तरह के बच्चे हो। तुम्हें हमेशा के लिए अकृतज्ञ बच्चों के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और रोहन को एहसास हुआ कि उनके पास कुछ भी मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। इसके अलावा अर्जुन ने अपने माता पिता की कानूनी रूप से रक्षा के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को काम पर रखा था। यह ऐसे ही नहीं रहेगा। मनोज ने अपनी कार में बैठते हुए धमकी दी, हम उस विरासत के लिए अंतिम परिणाम तक लड़ेंगे। ठीक है, अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे वकील आपका इंतजार कर रहे हैं। जब 5 अकृतज्ञ बच्चे आखिरकार चले गए तो अर्जुन ने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे कहा, आज से
आप उसी तरह रहेंगे जैसे आप हकदार हैं। आपको सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे डॉक्टर और वह सारा प्यार मिलेगा जो मैं आपको दे सकता हूं। नई जिंदगी में स्थानांतरण एक परी कथा जैसा था। अर्जुन ने जयपुर में सबसे सुंदर घर खरीदा ताकि उसके माता पिता आराम से रह सकें, लेकिन अपनी भारतीय जड़ों के करीब रहें। यह एक विशाल हवेली थी जिसमें विशाल उद्यान, केंद्रीय आंगन में एक फव्वारा और 10 बेडरूम थे ताकि उन्हें कभी जगह की कमी न हो। उसने सुरेश और राधा देवी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सर्वश्रेष्ठ नर्सों को काम पर रखा। उसने एक रसोइया को भी काम पर रखा था जो पारंपरिक भारतीय भोजन में विशेषज्ञ था, ताकि उसके माता पिता वही खा सकें जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। एक निजी ड्राइवर उन्हें जहां चाहे ले जाता था और एक माली उद्यानों को हर तरह के फूलों से भरा रखता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन अपने माता पिता के करीब रहने के लिए भारत चला गया। उसने अपनी तकनीक कंपनी के भारतीय कार्यालय स्थापित किए और जयपुर से अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों का प्रबंधन करता था। हर सुबह वह सुरेश और राधा देवी के साथ नाश्ता करता था। हर दोपहर वह उनके साथ उद्यानों में टहलने जाता था और हर रात वे एक साथ खाना खाते थे, जैसे वह परिवार जिसे वे हमेशा से होना चाहिए था। राधा देवी वसंत में गुलाब की तरह खिल उठी। आर्थिक शांति और अपने वापस मिले बेटे के प्यार के साथ उनका स्वास्थ्य उल्लेखनीय रूप से सुधर गया। उनमें जीवन जीने की इच्छा वापस आ गई। उन्होंने फिर से वैसे ही मुस्कुराना शुरू कर दिया जैसे वह जवानी में मुस्कुराती थीं और खुद को शहर के सबसे सुंदर फूलों के बगीचे की देखभाल में समर्पित कर दिया। सुरेश भी असाधारण रूप से फिर से जवान हो गए। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपचारों के साथ उनका गठिया काफी हद तक सुधर गया। उन्होंने अपनी ताकत वापस पा ली और अर्जुन को पूरे परिवार की कहानी जानने के लिए अपने जीवन के संस्मरण लिखने में जुट गए। उन्होंने चित्रकला भी शुरू की, एक कलात्मक प्रतिभा जिसे उन्होंने 70 सालों से छिपा रखा था। अगर आपको यह अविश्वसनीय कहानी पसंद आ रही है तो क्या आपने इसे लाइक किया है? अभी क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले रोमांचक अंत को न छोड़ें। अर्जुन ने अकृतज्ञ भाइयों के खिलाफ न्याय दिलाने का अपना वादा पूरा किया। उसके वकीलों ने अदालतों में साबित कर दिया कि राजेश, मनोज, प्रीति, आशा और रोहन ने अपने माता पिता के घर को उनकी सूचित सहमति के बिना बेचकर धोखाधड़ी की थी। पांचों को बिक्री के सभी पैसे और हर्जाना वापस करने का दोषी ठहराया गया। इसके अलावा अर्जुन ने वह मूल घर वापस खरीद लिया जहां उसके सौतेले भाई बहन पैदा हुए थे और उसे शर्मा वात्सल परिवार के एक संग्रहालय में बदल दिया। उसने इतिहासकारों को काम पर रखा ताकि सुरेश और राधा देवी के काम और बलिदान की कहानी को दस्तावेज किया जा सके और इस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में बनी रहे। राधा देवी की विरासत और अर्जुन की संपत्ति के साथ उन्होंने शर्मा वात्सल फाउंडेशन की स्थापना की ताकि अपने परिवारों द्वारा छोड़े गए बुजुर्गों की मदद की जा सके। उन्होंने भारत के कई राज्यों में जमीन खरीदी और विशेष रूप से उन बुजुर्ग जोड़ों के लिए लग्जरी निवास बनाए जिन्हें उनके बच्चों ने धोखा दिया था। ये निवास सामान्य वृद्धाश्रम नहीं थे, वे सच्चे स्वर्ग थे जहां बुजुर्ग सभी सुख सुविधाओं और गरिमा के साथ रहते थे। उनके अपने अपार्टमेंट, निजी उद्यान, प्रथम श्रेणी की चिकित्सा देखभाल, मनोरंजक गतिविधियां और सबसे बढ़कर वह सम्मान और प्यार था जिसके वे हकदार थे। राधा देवी फाउंडेशन की महानिदेशक बन गईं। वह व्यक्तिगत रूप से हर निवास पर जाती थीं, सभी बुजुर्गों को नाम से जानती थीं और सुनिश्चित करती थीं कि उन्हें वही व्यवहार मिले जो उन्हें और सुरेश को अपने बच्चों से नहीं मिला था। यह ऐसा था जैसे उन्हें जीवन में अपना सच्चा उद्देश्य मिल गया हो। सुरेश ने विश्वविद्यालयों और सामुदायिक केंद्रों में बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने के महत्व पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। उनकी उपेक्षा और पुनर्प्राप्ति की कहानी ने हजारों भारतीय परिवारों को अपने माता पिता के साथ अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन भारत के सबसे महत्वपूर्ण परोपकारी लोगों में से एक बन गए। उनकी तकनीक कंपनी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब सारा मुनाफा सामाजिक परियोजनाओं के लिए समर्पित था। उन्होंने अस्पताल, स्कूल, सामुदायिक केंद्र बनाए और हमेशा उसी उद्देश्य के साथ सबसे जरूरतमंद परिवारों की मदद करना। 5 अकृतज्ञ भाइयों ने सालों तक अपने माता पिता के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, लेकिन केवल आर्थिक हित के कारण राजेश दिवालिया हो गया और चाहता था कि सुरेश उसे अपने कर्ज चुकाने में मदद करे। मनोज ने कुप्रबंधन के कारण अपनी वर्कशॉप खो दी और चाहता था कि अर्जुन उसे फिर से शुरू करने के लिए पैसे उधार दे। प्रीति ने अपने शिक्षक पति से तलाक ले लिया और अपने 3 बच्चों के साथ अपने माता पिता की हवेली में जाना चाहती थी। आशा ने चिकित्सा लापरवाही के कारण अस्पताल में अपनी नौकरी खो दी
और उसे दूसरी नौकरी पाने के लिए प्रभाव की जरूरत थी। रोहन को बेंगलुरु में उसकी कंपनी से लेखा धोखाधड़ी के कारण निकाल दिया गया था और वह चाहता था कि अर्जुन उसे अपनी कंपनी में एक पद दे। लेकिन सुरेश, राधा देवी और अर्जुन ने सच्चे प्यार और आर्थिक हित के बीच अंतर करना सीख लिया था। उन्होंने पांचों भाइयों से कहा, जब तुम्हें काम करने, पढ़ने और बढ़ने के लिए हमारी जरूरत थी तो हम वहां थे। जब हमें बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने हमें छोड़ दिया। अब जब तुम्हें आर्थिक जरूरतें हैं तो केवल पैसे के लिए हमारे पास मत आओ। हालांकि शर्मा वात्सल परिवार प्रतिशोधी नहीं था। उन्होंने पांचों भाइयों को फाउंडेशन की परियोजनाओं में ईमानदारी से काम करने का अवसर दिया। अगर तुम सच में इस परिवार का हिस्सा फिर से बनना चाहते हो, उन्होंने उनसे कहा, तो यह साबित करो कि तुम उन छोड़े गए बुजुर्गों के लिए काम करके बदल गए हो, जैसे तुमने हमें छोड़ दिया था। केवल रोहन, सबसे छोटे, ने प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने बुजुर्गों के लिए एक निवास स्थान में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया, फर्श साफ करते हुए और रसोई में मदद करते हुए। धीरे धीरे उसने साबित कर दिया कि उसका पश्चाताप वास्तविक था। 2 साल के विनम्र और समर्पित काम के बाद सुरेश और राधा देवी ने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया और उसे फिर से एक बेटे के रूप में स्वीकार किया। राजेश, मनोज, प्रीति और आशा ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि बुजुर्गों के साथ काम करना उनके सामाजिक स्तर से नीचे था। वे बिना काम किए पैसे पाने के आसान तरीके ढूंढना पसंद करते थे। शर्मा वात्सल परिवार ने उनके फैसले का सम्मान किया, लेकिन उनके लिए भी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अगले 3 सालों तक सुरेश, राधा देवी और अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे खुशहाल पल जिए। उन्होंने पूरे भारत में एक साथ यात्रा की, उन जगहों को देखा जहां सुरेश और राधा देवी कभी नहीं जा पाए थे। वे आगरा में ताजमहल गए, गोवा के समुद्र तटों पर गए, केरल के पहाड़ों पर गए, हमेशा एक साथ एक एकजुट परिवार के रूप में, जिसका उन्होंने सपना देखा था। अर्जुन ने अंजलि नाम की एक भारतीय डॉक्टर से शादी की, जो फाउंडेशन में स्वयंसेवक के रूप में काम करती थी। यह हवेली के उद्यानों में एक सुंदर शादी थी, जिसमें सुरेश अपने बेटे के साथ वेदी की ओर चल रहे थे और राधा देवी खुशी से रो रही थीं। यह देखकर कि आखिरकार उन्हें एक बहू मिली थी जो उन्हें परिवार के रूप में प्यार करती थी। 1 साल बाद पहला पोता सुरेश अर्जुन कपूर पैदा हुआ। राधा देवी दुनिया की सबसे प्यारी दादी बन गईं। 70 सालों से जमा की गई कोमलता के साथ बच्चे की देखभाल करती थीं। सुरेश ने अपने पोते को कहानियां सुनाने और महीनों की उम्र से ही उसे लोकगीत सिखाने में जुट गए। दूसरे साल एक पोती पैदा हुई, राधा अंजलि कपूर। हवेली बच्चों की हंसी, खिलौनों और उस खुशी से भर गई जो केवल पोते पोतियां ही एक घर में ला सकते हैं। अर्जुन अपने माता पिता को बच्चों की ऊर्जा के साथ फिर से जीवित होते हुए देखता था और समझता था कि यह भगवान की सही योजना थी। जब सुरेश 75 साल के हुए और राधा देवी 71 साल की हुई, तो उन्होंने जयपुर में सबसे बड़ी पार्टी का आयोजन किया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने फाउंडेशन के सभी निवासों से सभी बुजुर्गों को, सभी कर्मचारियों को, उन सभी अच्छे लोगों को आमंत्रित किया जिन्हें वे अपने रास्ते में मिले थे। यह जीवन, प्यार, क्षमा और सच्चे परिवार का एक उत्सव था। पार्टी के दौरान सुरेश ने माइक लिया और कहा, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं भेजीं, क्योंकि उन परीक्षाओं के कारण मैं उस सबसे अद्भुत बेटे को जान पाया जो एक पिता को मिल सकता है। अर्जुन ने हमें न केवल गरीबी से बचाया, उसने हमें उम्मीद वापस दी और हमें सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। राधा देवी ने भी बात की। 54 साल पहले मुझे अपने पहले बेटे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मैंने सोचा था कि इस तरह मैं उसे बेहतर जीवन दूंगी। आज मुझे पता है कि मैंने सही फैसला लिया, क्योंकि उस बलिदान ने हम सभी के लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद लाया। मेरा बेटा अर्जुन न केवल व्यवसाय में सफल है, वह एक अच्छा आदमी है जो अपने परिवार का सम्मान करता है और दूसरों की मदद करता है। अर्जुन ने सबसे भावुक शब्दों के साथ भाषण समाप्त किया। पिताजी सुरेश, माँ राधा देवी, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं है जो जमा की जा सकती है, बल्कि उस प्यार में है जिसे साझा किया जा सकता है। आपने अपने बच्चों को वे अवसर देने के लिए जीवन भर काम किया जो आपको कभी नहीं मिले। अब मेरी बारी है आपको वह सुख, सुविधा और खुशी देने की जिसके आप हकदार हैं। अगले साल पारिवारिक खुशी से भरे थे। शर्मा वात्सल फाउंडेशन पूरे भारत में फैल गया। सुरेश और राधा देवी हजारों छोड़े गए बुजुर्गों के गोद लिए हुए दादा दादी बन गए, जिन्होंने फाउंडेशन के निवासों में वह घर और परिवार पाया जो उन्होंने खो दिया था। उनकी कहानी पूरे हिंदी भाषी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने एक किताब लिखी जो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई,
प्यार की कोई उम्र नहीं, एक ऐसे जोड़े की कहानी जिसने सब कुछ खो दिया और उसे कई गुना ज्यादा वापस पाया। किताब से हुई सारी कमाई फाउंडेशन के विस्तार के लिए समर्पित थी। रोहन बुजुर्गों के लिए सभी निवासों के संचालन निदेशक बन गए थे। उनका परिवर्तन इतना पूर्ण था कि किसी को भी वह स्वार्थी युवा याद नहीं था जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया था। अब वह पूरी तरह से दूसरों की सेवा, विशेष रूप से सबसे कमजोर बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित आदमी था। सुरेश ने अपनी कलात्मक प्रतिभा विकसित की और एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गए। उनके चित्र भारतीय ग्रामीण जीवन के दृश्यों को दर्शाते थे और सभी बिक्री फाउंडेशन के लिए समर्पित थी। 78 साल की उम्र में जयपुर कला संग्रहालय में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी लगी, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने पूरे परिवार को गर्व से भर दिया। राधा देवी ने पारंपरिक भारतीय खाना पकाने की एक किताब लिखी जो भारतीय परिवारों के लिए पसंदीदा उपहार बन गई। सभी व्यंजनों के साथ पारिवारिक कहानियां और परिवार को एकजुट रखने के महत्व पर सलाह दी जाती थी। कॉपीराइट शुल्क भी फाउंडेशन की सामाजिक परियोजनाओं के लिए समर्पित था। हवेली पारिवारिक सभाओं का केंद्र बन गई जिसकी कल्पना की जा सकती है। हर रविवार को सुरेश, राधा देवी, अर्जुन, अंजलि, 2 पोते पोतियां, रोहन अपनी नई पत्नी नेहा के साथ और सभी विश्वसनीय कर्मचारी जो विस्तारित परिवार का हिस्सा बन गए थे, एक साथ आते थे। ये पारिवारिक सभाएं जयपुर में पौराणिक थीं। राधा देवी 30 लोगों के लिए पारंपरिक व्यंजन बनाती थीं। सुरेश गिटार बजाते थे और लोकगीत गाते थे। पोते पोतियां उद्यानों में तितलियों का पीछा करते हुए खेलते थे। अर्जुन अपने घर के कार्यालय में काम करता था, लेकिन हमेशा अपने परिवार के लिए उपलब्ध रहता था। एक रविवार दोपहर जब पूरा परिवार हवेली के मुख्य उद्यान में इकट्ठा था, एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई। वह रामलाल भैया थे, वह आदमी जिसने सुरेश और राधा देवी की तब मदद की थी जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें सुनसान स्टेशन तक ले जाकर जहां उनका भाग्य बदल गया था। रामलाल भैया, अर्जुन ने उत्साहित होकर चिल्लाया, आप इस कहानी के हीरो हैं। अगर आपने मेरे माता पिता की मदद न की होती तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। 75 वर्षीय रामलाल भैया इतने स्नेहपूर्ण स्वागत से अभिभूत महसूस कर रहे थे। मैंने वही किया जो कोई भी अच्छा इंसान करता, उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया। एक बुजुर्ग जोड़े की मदद करना जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। नहीं रामलाल भैया, राधा देवी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप वह देवदूत थे जिसे भगवान ने हमारे जीवन के सबसे कठिन क्षण में हमें बचाने के लिए भेजा था। अर्जुन ने रामलाल भैया को परिवार के हिस्से के रूप में हवेली में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने अपने विनम्र घर में रहना पसंद किया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि फाउंडेशन उनके लिए एक नया घर बनाए और उनकी दयालुता के सम्मान में उन्हें आजीवन पेंशन दे। पुनर्मिलन के 5 साल बाद जब सुरेश 77 साल के थे और राधा देवी 73 साल की थीं, उन्हें अपने पोते पोतियों के जन्म के बाद सबसे रोमांचक खबर मिली। अर्जुन और अंजलि को अपना तीसरा बच्चा होने वाला था और इस बार वे जुड़वा होंगे। हम दादा दादी बनने वाले हैं। राधा देवी खुशी से चिल्लाईं, एक साथ 2 बच्चे। सुरेश 4 पोते पोतियों के हवेली में दौड़ने और घर को बच्चों की खुशी से भरने के बारे में सोचकर उत्साहित थे। जुड़वा बच्चे स्वस्थ और सुंदर पैदा हुए। एक लड़का जिसका नाम रामलाल रखा गया, उस आदमी के सम्मान में जिसने परिवार की मदद की थी, और एक लड़की जिसका नाम जानकी रखा गया, उस पड़ोसी के सम्मान में जिसने सुरेश और राधा देवी की मदद करने की कोशिश की थी जब उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया था। 4 छोटे पोते पोतियों के साथ हवेली पूरे राजस्थान की सबसे खुशहाल जगह बन गई थी। राधा देवी हर सुबह भगवान को धन्यवाद देती थीं कि उन्होंने उन्हें इतने पोते पोतियों को जानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रखा। सुरेश बगीचे में 4 बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठते थे, उन्हें अपनी जवानी की कहानियां सुनाते थे। अर्जुन अपने माता पिता को हर दिन फिर से जवान होते हुए देखता था, पोते पोतियों की ऊर्जा के साथ, और समझता था कि यही जीवन की सच्ची दौलत थी। लाखों रुपये, सफल कंपनियां, शानदार संपत्तियां मायने नहीं रखती थीं। जो वास्तव में मायने रखता था वह एक प्यार करने वाला परिवार, उसका आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य और दूसरों के लिए अच्छा करने का अवसर था। पारिवारिक पूर्णता के उन सालों के दौरान राजेश, मनोज, प्रीति और आशा समस्याओं से भरे आर्थिक और पारिवारिक जीवन जीते रहे। उनके अपने बच्चों ने उनके द्वारा दिए गए उदाहरण से सीखा था और उन्हें भी तिरस्कार और उपेक्षा के साथ व्यवहार करते थे। राजेश एक कमरे के किराए के घर में अकेला रहने लगा, अपनी दवाइयों के लिए पैसे के बिना, अपने बच्चों से मुलाकात के बिना। अपने माता पिता को जो उपेक्षा का अनुभव कराया था उसे खुद महसूस कर रहा था। मनोज ने कर्ज के कारण अपना घर खो दिया और अपने एक बेटे के साथ रहने चला गया।
जो उसे एक परेशान करने वाला बोझ मानता था। प्रीति गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसके 3 बच्चों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। उसे अपने अंतिम साल एक सार्वजनिक वृद्धाश्रम में बिताने पड़े, जहां उसके साथ बिना प्यार और सम्मान के व्यवहार किया जाता था। आशा को डिमेंशिया हो गया और उसके बच्चों ने उसे एक मानसिक संस्था में भर्ती करा दिया, जहां वह अकेली और भूली हुई मर गई। रोहन ने इसके विपरीत नेहा और 2 बच्चों के साथ एक सुंदर परिवार बनाया था, जो अपने दादा, दादी, सुरेश और राधा देवी को बहुत प्यार करते थे। वह एक व्यक्ति के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गए थे कि जब कोई अपनी गलतियों से सीखता है और अपना जीवन प्यार और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है तो वह क्या हासिल कर सकता है। शर्मा वात्सल फाउंडेशन बुजुर्गों की मदद करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था बन गया था। भारत में उसके निवास थे और एशिया के अन्य देशों में निवास खोलना शुरू कर दिया था। हजारों छोड़े गए भारतीय मूल के बुजुर्गों ने इन निवासों में वह प्यार और गरिमा पाई जिसके वे हकदार थे। अर्जुन दुनिया के सबसे सम्मानित परोपकारी लोगों में से एक बन गए थे। उनकी पारिवारिक कहानी को किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों में दस्तावेज किया गया था, जिन्होंने लाखों लोगों को अपने परिवारों को ज्यादा महत्व देने और जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। रोहन फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक बन गए थे और नए निवासों की निगरानी के लिए दुनिया भर की यात्रा करते थे। उनका व्यक्तिगत परिवर्तन इतना पूर्ण था कि वह एक व्यक्ति के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गए थे कि जब कोई अपनी गलतियों से सीखता है तो वह क्या हासिल कर सकता है। 4 पोते पोतियां बिना शर्त प्यार, ठोस मूल्यों और सामाजिक चेतना के माहौल में बड़े हुए। बचपन से ही वे फाउंडेशन की गतिविधियों में मदद करते थे और समझते थे कि उनके परिवार की दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी थी। एक वसंत की सुबह जब सुरेश 86 साल के थे और राधा देवी 82 साल की थीं, वे हमेशा की तरह उठे जैसे उन्होंने 60 साल के विवाह में किया था। वह 5:30 बजे, वह 6 बजे। उन्होंने बगीचे में एक साथ नाश्ता किया, उन फूलों को देखते हुए जिन्हें वह इतने प्यार से उगाते थे। मेरी जिंदगी, सुरेश ने राधा देवी से कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि हमने सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी जी है जो मौजूद हो सकती है? केवल हमारे बीच की प्रेम कहानी नहीं, उन्होंने जवाब दिया, बल्कि एक पूरे परिवार का प्यार जो तब मिला जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद थी। क्या तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा किस चीज के लिए आभारी हूं? सुरेश ने जारी रखा कि भगवान ने हमें अपनी कहानी का सुखद अंत देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रखा। हमने अर्जुन को दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनते देखा, हमने अपने पोते पोतियों को पैदा होते देखा, हमने फाउंडेशन को बढ़ते देखा जो हजारों लोगों की मदद कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, राधा देवी ने जोड़ा, हमने देखा कि हमारी कहानी अन्य परिवारों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम आई ताकि वे प्यार को महत्व देना और अपने बुजुर्गों की देखभाल करना सीखें। उस दोपहर जब पूरा परिवार कभी न चूकने वाले पारंपरिक रविवार के खाने के लिए इकट्ठा था, सुरेश ने अपने जीवन का अंतिम भाषण देने के लिए प्रेरित महसूस किया। वह कठिनाई से उठे, लेकिन अपनी 86 साल की गरिमा के साथ, और सभी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे प्यारे परिवार, उन्होंने दृढ़ आवाज में शुरू किया, मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ रहें ताकि मैं आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कह सकूं। जब मैं जवान था तो मैं सोचता था कि दौलत अपने घर, बैंक में पैसे और सुरक्षित नौकरी में है। जब मैं वयस्क हुआ तो मैं सोचता था कि दौलत बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें जीवन में प्रगति करते देखने में है। जब मैं बूढ़ा हुआ तो मैंने समझा कि सच्ची दौलत एक ऐसे परिवार में है जो आपको बिना शर्त प्यार करता है। अर्जुन, उन्होंने अपने बेटे की ओर देखते हुए जारी रखा, आपने हमें सिखाया कि सच्चे प्यार की कोई समय या दूरी की सीमा नहीं होती। आपने हमें जानने से पहले प्यार किया, सालों तक हमारी तलाश की और हमें तब स्वीकार किया जब हम अपने जीवन की सबसे बुरी स्थिति में थे। अंजलि, उन्होंने अपनी बहू को संबोधित करते हुए कहा, हमारे बेटे की खुशी पूरी करने और हमें दुनिया के सबसे खूबसूरत पोते पोतियां देने के लिए धन्यवाद। रोहन और नेहा, उन्होंने जारी रखा, आप एक आदर्श उदाहरण हैं कि लोग बदल सकते हैं जब वे अपनी गलतियों को पहचानते हैं और बेहतर बनने का फैसला करते हैं। आप मेरे प्यारे पोते पोतियां, उन्होंने 4 बच्चों की ओर देखते हुए निष्कर्ष निकाला, आप इस प्रेम कहानी की निरंतरता हैं। आप इस परिवार को एकजुट रखने और जब हम न हो तो दूसरों की मदद करने के प्रभारी होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा याद रखें कि परिवार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सुरेश ने आंसू भरी आंखों से समाप्त किया, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें जैसे हमने अपनी देखभाल की, और अपनी आशीर्वादों का उपयोग
उन लोगों की मदद करने के लिए करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरा परिवार सुरेश के शब्दों पर ताली बजाने के लिए खड़ा हो गया। राधा देवी अपने पति के पास आईं और उन्हें गले लगाया जैसे उन्होंने 60 साल के विवाह में किया था। मेरे प्यार, उन्होंने फुसफुसाया, आपने कुछ ही शब्दों में जीवन भर की बुद्धिमत्ता को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया। और अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप एक और रोमांचक कहानी देख सकें जो आपको खुशी से रोने पर मजबूर कर देगी। भगवान आपके जीवन को आशीर्वाद दे।